कॉमर्स एक्सेस। हेलो फ्रेंड्स, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हमारी सेकंड क्लास देख रहे हैं। हमने देखा था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंडिविजुअल आइटम्स क्या क्या होते हैं। आज की हमारी क्लास में हम लोग देखेंगे कि बीओटी और बीओपी में डिफरेंस क्या है आखिरकार, और इसमें करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है और उसके अंदर आइटम्स क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा है ना कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड था तो इसमें इंक्लूड क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, तो हम लोग आज ये देखेंगे। तो आप लोग कैसे हैं सब लोग? हम लोग अपना एक DFCCIL का पूरा बैच लॉन्च किया हुआ है। आज हमारी इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास है। ठीक है, हमने अपने सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ना क्या करूँगा कि एक छोटी छोटी वीडियोस बीच बीच में बना के डालता रहा करूँगा इकोनॉमिक्स की, ताकि आप लोग मतलब उसका एक रिवीजन चलता रहे। जिस तरीके से अभी हम लोग इसके अंदर अपना मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमने डेफिनेशन देख ली थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की भी देख ली थी। तो आज हम इन दोनों के बीच का एक अपना वो जो होता है ना हमारा डिफरेंस, तो डिफरेंस पढ़ते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंस से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा बीओटी है एंड यहाँ पे हमारा बीओपी है। तो बीओटी क्या कहता है? बीओटी इज अ स्टेटमेंट दैट कैप्चर्स द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया था कि बीओटी में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स ही आएंगे और बीओपी में हमारी रेस्ट ऑफ द चीज़ आएंगी। देखो, आपको याद नहीं हो रहा तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ बता रहा हूँ। देखो, बीओटी में टी आ रहा है ना लास्ट में, इम्पोर्ट का टी उठा लो और एक्सपोर्ट का चीज़ उठा लो, टी उठा लो। ठीक है, तो मतलब यही है कि जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हुआ वो हमारे किस में आया? बैलेंस ऑफ ट्रेड में आया। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में फिर तो भैया रेस्ट ऑफ द चीज़ जो भी बच रही है वो किस में आएंगी? हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आएंगी। देखो, बीओटी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये मतलब अलग नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन उसमें इंक्लूड की जाएंगी, मतलब सिर्फ पेमेंट्स की जिसमें कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से ही इंक्लूड किया जाएंगे, ऐसा नहीं है। बीओटी भी बीओपी का ही एक पार्ट आता है। चलो, तो बीओटी हमारा क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमारे जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड, हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और कंट्री की, वो सारी की सारी क्या होती है इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स आर रिलेटेड टू गुड्स ओनली। इसमें जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी हमारी बीओटी में वो गुड्स से ही रिलेटेड आएंगी। ठीक है, वहीं पे बीओपी में क्या होगा हमारा? रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जितना भी होगा वो सारा का हमारा किस में आएगा? बीओपी में आएगा। कैपिटल ट्रांसफर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द बीओटी। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर्स इसमें नहीं आएंगे। वहीं पे कैपिटल ट्रांसफर्स हैं, यूनिफाइड गुड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, वो सारा का सारा हमारा किस में आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आएगा। इट कैन बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस्ड। ठीक है, हमने इसके 3 पढ़े थे ना बीओटी के, फेवरेबल, अनफेवरेबल और इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ही हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अच्छा, ये हो गया था ना पॉइंट कि हमारा कैपिटल ट्रांसफर्स बीओपी में इंक्लूड होता है। फिर बोथ द रिसिट्स एंड पेमेंट साइड्स टैलीज। तो बीओपी क्या होता है ना, हमेशा ये क्या होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है। तो इसकी वजह से नीचे क्या होता है? हमेशा इसमें टैली करता है ये। ठीक है, कभी विदाउट टैली नहीं रहता। तो अब ये चीज़ याद रखो कि बीओपी हमेशा क्या करता है? टैली करता है। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, बीओटी किसका पार्ट है? बीओटी इंक्लूड होता है करंट अकाउंट में, और करंट अकाउंट किसका पार्ट है? बीओपी का पार्ट है। इसमें लिखा ना, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बोथ आर इंक्लूड इन बीओपी। ठीक है, और इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो अब आपको इससे पता लगाओ कि वाइडर टर्म कौन सी है हमारी? बीओपी। वेयर एस हमारी नैरोर टर्म कौन सी है? बीओटी। तो हमारा जो बीओटी है वो किसका कंपोनेंट है? बीओपी का। अब तो चीज़ें क्लियर हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ना बीओपी और बीओटी में कभी भी लाइफ में। मतलब इस पेपर के लिए क्या, जिंदगी भर में जितने भी आपको पेपर देने हैं ना, चाहे आप आरबीआई के दो, बैंकिंग के दो, भाई एसएससी के दो, रेलवे के दो, उन सब में बीओपी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई बीओटी और बीओपी में। अब मत होना, ठीक है? अब मेरे स्टूडेंट्स कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा पेपर में कभी भी। चलो, अब हम देखते हैं हमारा करंट अकाउंट। करंट बीओटी किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स imports and exports of goods, services and unilateral transfers. It includes record of। ठीक है, तो देखो करंट अकाउंट में हमारा रिकॉर्ड किसका? गुड्स का, सर्विसेज का और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जिसको हम गिफ्ट्स एंड कोई भी हमारे को डोनेशन मिल गया, गिफ्ट्स मिल गया, तो हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें किस में इंक्लूड होती है? हमारी करंट अकाउंट में। कुछ भी इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है वो हमारा करंट अकाउंट में जाएगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स,
इसकी बात करूँ तो ये किस में जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है। जिसमें चलो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज में क्या था हमारा, शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया, कहीं मतलब आपने बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आपने आपकी कंट्री में किसी ने इन्वेस्टमेंट कर गया तो प्रॉफिट लेके जाएगा, आपने कहीं बाहर कर रखा है तो आप वहाँ से प्रॉफिट लेके आओगे, ठीक है, वो सब हो गया। फॉरेन ट्रैवल, भैया कोई यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आया तो वो कुछ ना कुछ अपनी कंट्री से पैसा लेके आएगा, और जब पैसा लेके आएगा तो वो यहाँ पे डॉलर थोड़ी चला सकता है, दुकान वाला कहेगा जो ये भाई ये जाओ जाओ जहाँ चलता होगा वहाँ जाके चलाना, ये अमेरिका नहीं है, ठीक है। दुकान वाला वो फॉरेनर पूछेगा अब मैं क्या करूँ, तो वो बोलेगा कि जाओ फॉरेन एक्सचेंज में जाओ, वहाँ से पैसे एक्सचेंज करवा लो, वो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज से पैसे एक्सचेंज करवाएगा, वो इंडिया की करेंसी लेगा, बट इंडिया के पास में क्या आएगा, इंडिया के पास में फॉरेन रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इंडिया में तो भैया इतनी आप कहोगे ना इतनी ज़्यादा वाइड स्कोप है टूरिज्म का कि यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मतलब हर चीज़ है यार, क्या कुछ नहीं है, बट यही है कि बढ़ाना, कोई बढ़ावा देने वाला चाहिए बस। अब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मैंने आपको बताया गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, ठीक है, मतलब IMF या वर्ल्ड बैंक ने हमको कुछ भी कभी भी लोन दे दिया तो वो किस में आएगा हमारा, इन्हीं सब चीज़ों में आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, अब ये क्या था हमारा, करंट अकाउंट्स था। कैपिटल अकाउंट्स हमारा क्या था, इट इंक्लूड्स था क्या चीज़, लाइबिलिटी एंड कैपिटल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ एनी कंट्री with the rest of the words. It records capital transfers such as loans and investment between one country and the rest of the world, which causes a change in the asset or liability status of the residents of a country or its government. ठीक है, हमारे यहाँ पे देखो ऐसा होता है अकाउंट्स में, अकाउंट्स आपने नहीं पढ़ी होगी, आप लोग कॉमर्स से जितने भी होंगे उनको पता होगा। यहाँ पे आती है हमारी लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आते हैं हमारे एसेट्स, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या था हमारी, जैसे कोई भी कैपिटल हो गई, ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी होती है, या फिर हमारे कुछ भी रिजर्व्स हैं तो वो भी हमारे इसमें आते हैं, किसमें, लाइबिलिटी साइड में आते हैं। फिर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे हमने किसको लोन दे दिया, मुझे आप बताओ कि हमने जैसे अफगानिस्तान को लोन दिया तो वो हमारा एसेट है, और अगर जैसे अमेरिका ने हमें लोन दिया है तो वो क्या है हमारी, वो हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि उसको हमको लौटाना है ना, मतलब वो क्या है हमारे ऊपर एक तरीके से, वो है हिंदी में क्या कहेंगे इस वाले वर्ड को, कि वो हमारे ऊपर एक तरीके से देन है, मतलब हमको उसको बाहर देना ही देना है। तो चलो देखते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स कैपिटल ट्रांसफर सच एज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज अ चेंज इन द एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखो कभी आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा कि एसेट आपका बढ़ जाएगा, और वहीं पे अगर आपने उस वाली इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल लिया तो आपका एसेट क्या होगा, कम हो जाएगा। वहीं पे अगर आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, आपने ज़्यादा लोन ले लिया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, इसमें क्या आता है, प्राइवेट कैपिटल आती है, बैंकिंग कैपिटल आती है, और ऑफिशियल कैपिटल आती है, गोल्ड एंड फॉरेन कैपिटल आता है। प्राइवेट कैपिटल क्या हुआ कि जैसा अडानी वडानी हैं, ठीक है, तो इन लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने कहीं से लोन लिया, तो ये मतलब कुछ रेजिडेंट्स हो गए। बैंकिंग कैपिटल हमारी जैसे IMF ने, RBI के साथ में IMF ने कुछ भी अगर किया तो वो हमारा बैंकिंग कैपिटल। ऑफिशियल कैपिटल की मतलब गवर्नमेंट से MOU साइन हुए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने US गवर्नमेंट से क्या किया, MOU साइन किया कि भैया आप हमको लोन दे दो, हमको अपने यहाँ पे सोलर प्लांट्स बनवाने हैं। अमेरिका ने कहा ठीक है भैया ये लो, लेकिन मैं कुछ परसेंटेज पे क्या लूँगा, ब्याज लूँगा, ठीक है, तो उसने दे दिया, तो ये हमारे ऑफिशियल कैपिटल्स में आएगा। फिर हमारी फॉरेन कैपिटल, गोल्ड क्या होता है हमारा, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमारी किसमें इंक्लूड, ये चार चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट्स में, और ये चार चीज़ें हम, तीन चीज़ हमारी किसमें इंक्लूड होती हैं, करंट अकाउंट्स में, ठीक है। चलो अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या आता है कि ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं बच्चे इसमें, बट कन्फ्यूज नहीं होना। देखो दोनों को मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा, तो इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, कभी आगे भी आप पढ़ोगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लेना। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिसका क्या होते हैं हमारे, दिस रेफर्स टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अकोमोडेटिंग आइटम्स हमारे किस लिए होते हैं कि हम कहीं पे भी अपना प्रॉफिट देखें, कि मतलब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दें, हमको साल भर इंटरेस्ट आता रहेगा। जैसे चाइना नहीं करता, अभी BRI अपना प्रोजेक्ट चला रहा है, तो उसमें क्या होगा उसका, अब वो भैया इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए ही तो कर रहा है ना, है ना। तो दिस ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन्स कोई भी हमारे जो BOP है उस पर ज़्यादा कोई नहीं डालती, ठीक है।
अब हमारा ऑटोनोमस आइटम्स आता है। दिस रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन दैट अकर बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटीज इन द बीओपी सच एज गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। अब देखो ये हमारा किस लिए होगा, ये होगा क्योंकि जैसे हमने कोई भी अपनी ट्रांजेक्शन्स करी, अकोमोडेटिंग कोई भी ट्रांजेक्शन्स करी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी और भी ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी। जैसे हमने किसी को लोन दिया, ठीक है, तो हमको उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये हमारे ऑटोनोमस आइटम्स हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, सेकंड वाला पॉइंट है क्या, दीज आइटम्स आर कॉल्ड दी अबव द लाइन्स आइटम्स, ठीक है, ये अबव द लाइन आइटम्स कहे जाते हैं। वहीं पे हमारे ऑटोनोमस आइटम्स हमारे बिलो द लाइन आइटम्स कहे जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज इन डेफिसिट ऑफ द ऑटोनोमस रिसिप्ट्स आर लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट्स। दिस मीन्स दैट फॉरेन कंट्री हैज सम नेट क्लेम्स अगेंस्ट द डोमेस्टिक कंट्री एंड वाइस वर्सा। They are compensating short-term capital transactions which are made for to correct disequilibrium in the autonomous items of our balance of payments। देखो अकोमोडेटिंग आइटम्स जो है ना हमारे, ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं हमेशा, ठीक है, इससे हमारे मतलब डेफिसिट भी हो सकता है या फिर हमको प्रॉफिट भी हो सकता है। दिस मीन्स मतलब इनके लिए क्या होता है कि जैसे हमारे फॉरेन कंट्री जितनी भी है तो उसका कुछ हमारे पर क्लेम हो सकता है, या फिर हम किसी भी कंट्री के ऊपर कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे हमने लोन वोन दिया तो उसका हमारे ऊपर कुछ क्लेम हो सकता है, हमने किसी को लोन दिया तो वो हमारे ऊपर से क्लेम कर सकता है, इस तरीके से। फिर ऑटोनोमस आइटम्स हैं भाई, ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ठीक है, आप इसको डिसिक्लिब्रियम को अपने करेक्ट करने के लिए भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स हमारे कैसे हुए, अबव द लाइन हुए, और कैसे हुए, फॉर द लॉन्ग टर्म हुए। वहीं पे हमारे ऑटोनोमस आइटम्स हमारे बिलो द लाइन हुए, और कैसे हुए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुए। चलो आगे देखते हैं। द मॉनेटरी अथॉरिटीज में फाइनेंस डेफिसिट बाय डिप्लीटिंग देयर रिजर्व्स, ठीक है। अब देखो अकोमोडेटिंग आइटम्स को हमको कंप्लीट करने के लिए हमारे फॉरेन रिजर्व्स या करेंसीज को क्या करना पड़ सकता है, डिप्लीट कर सकते हैं, मतलब खत्म करना पड़ सकता है, फिर देना पड़ सकता है। और बाय बोरिंग, और या फिर हम IMF से ले लें कि भैया हमें लोन दे दो, हमारे यहाँ तो पैसे ही खत्म हो गया, ठीक है, तो वो भी दे सकती हैं IMF या फिर वर्ल्ड बैंक, इस तरीके से। अब ऑटोनोमस आइटम्स क्या था हमारे, ओवरऑल डेफिसिट और सरप्लस इन सरप्लस रिजल्टिंग इन द अकोमोडेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन विच रिमूव द सरप्लस और डेफिसिट एंड द। देखो इसके जो ऑटोनोमस में अगर कुछ भी डेफिसिट या फिर सरप्लस हुआ है तो वो अकोमोडेटिंग आइटम से क्या करेगा, भरपाई हो जाएगी उससे। मतलब अगर डेफिसिट है तो ऑटोनोमस आइटम्स उसको भर देंगे आके, या फिर अगर सरप्लस में है तो वो यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों के बीच में डिफरेंस में आ गया ना, पेपर में पूछा जाएगा अबव द लाइन आइटम्स कौन से हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स, बिलो द लाइन ऑटोनोमस आइटम्स, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कौन से, ऑटोनोमस आइटम्स, वहीं पे हमारे जो लॉन्ग ड्यूरेशन है उसके लिए कौन से हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये चीज़ समझ में। चलो डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, भैया डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी कब होगा, जब हमारा जो है क्या होगा, जब हमारा बीओपी डेफिसिट में चले जाएगा। बीओपी इज सेड टू बी इन डिसइक्विलिब्रियम व्हेन बीओपी डेफिसिट आर ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड एंड इंक्रीज ओवर ईयर्स, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक तराजू बनाई है कि मतलब आप बाहर की कंट्रीज़ में सामान तो खरीदते जा रहे हैं, बट आपकी कंट्रीज़ में इतना सामान नहीं बन पा रहा है कि आप उसको बाहर बेच पाएँ। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ना फॉरेन रिजर्व आ पाएगा, ना आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो देखो डिसइक्विलिब्रियम बीओपी होने से कितने सारे मतलब डीमेरिट्स होते हैं इसके, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या इसके किसी भी कंट्री को नुकसान हो सकते हैं। और खासकर जैसे हमारी जैसी जो कंट्रीज़ हैं ना जो डेवलपिंग है, तो इनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि बीओपी डेफिसिट जब भी बड़ा हो जाए या फिर ओवर द ईयर्स चले ही जा रहा है, मतलब उसको कंट्रीज़ को भी काउंटर ही नहीं कर पानी, तो इसमें हमारा डिसइक्विलिब्रियम बीओपी हम कहते हैं। चलो आगे देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इन्फ्लेशन, कि मतलब आपकी कंट्री में क्या है, महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपकी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट था वो कैसा हो रहा है, वो महंगा होता जा रहा है। तो आप बाहर की कंट्री से जो सस्ता जो प्रोडक्ट आ रहा है आप उसको बाहर से क्या करोगे, बाहर से आयात करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब इसकी ज़्यादा प्रीफर करोगे, भैया जो चीज़ सस्ती होगी आप उसी को तो खरीदोगे ना। तो इन्फ्लेशन एक इसका रीज़न हो सकता है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग रिलेशंस, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों पे मतलब खर्चा कर रहे हो कि जैसे आपको मतलब अफगानिस्तान के साथ में क्या करना है, रिलेशंस अपने इम्प्रूव करना है इंडिया को, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, आप उसको बोलोगे भैया आप अपना सामान तो हम यहाँ पे बेचेंगे, हम यहाँ पे अपने मतलब खरीद लेंगे आपका प्रोडक्ट, क्योंकि आपको भी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, आप भी हमारा कुछ सामान खरीदो, हम भी आपको कुछ सामान खरीदेंगे। तो हम अफगानिस्तान से मतलब भले ही हमके कहीं और भी दुनिया में मतलब सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा हो, बट हमको अपने अफगानिस्तान के साथ में रिलेशंस को अच्छा करना है, तो इसके लिए हम वहाँ से काजू पिस्ता छुआरे जो भी कुछ होता है वो सब कुछ खरीदना स्टार्ट कर देंगे, भले ही हमको उससे थोड़ा बहुत नुकसान क्यों ना हो रहा हो। बट हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है कि हम थोड़े से अपने नुकसान को झेल के अगर हमारे रिश्ते सुधरते हैं तो उसको हमको सुधारने चाहिए। बट चाइना जैसी कंट्री के साथ में नहीं,
मतलब अच्छी कंट्री से में जो हमारा भी साथ दे। ठीक है। फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी देखो मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया का क्या है कि हम डेली देखते हैं कि रुपीस वीक हो गया अगेंस्ट डॉलर। तो क्या सच में पैसा गिर रहा है? नहीं, पैसा नहीं गिर रहा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारा जो डॉलर जो है ना वो मजबूत होता जा रहा है वर्ल्ड मार्केट में, और जब डॉलर मजबूत होता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके सामने दूसरी चीज़ आपको घटती हुई लगेगी। इसका मतलब ये है कि डॉलर इंक्रीज कर जाता है, पैसा डिक्रीज नहीं करता। तो जब पैसा, अब फिर बात वही आ जाती है घूम फिर के, जब पैसा डिक्रीज नहीं करता लेकिन वो चीज़ बाद में घूम के ये आ जाती है कि पैसे को थोड़ा ज़्यादा ही पेमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है। तो चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, या फिर फॉल इन डिमांड हो गया। क्या हो गया कि आप अपनी कंट्री से कुछ भी बना के बाहर बेचते थे, ठीक है, जैसा भी चाइना के साथ में हो रहा है। क्या हो रहा है कि अब चाइना को बहुत सारी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज बॉयकॉट कर रही हैं। तो जब बॉयकॉट कर रही हैं तो उसका फॉरेन जो मार्केट है वो खत्म हो रहा है। तो जब उसका मार्केट खत्म हो जाएगा तो अब वो तो पहले जैसे इंडिया के पास में सरप्लस में था चाइना, ठीक है, ये चाइना मतलब मान लो बड़ा सा प्रोडक्ट बेचता है, इंडिया यही है और चाइना ये बड़ा सा है। तो जब इसका हम चीज़ें ही खरीदना बंद कर देंगे तो अब इसका ये जो वो था इम्पोर्ट जो था इंडिया में वो भी तो कम हो जाएगा ना, और जब वो आधा ही रह जाएगा तो इससे क्या होगा, उसको नुकसान हो जाएगा, तो उसका डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर बिजनेस साइकिल। अब देखो बिजनेस साइकिल की मैंने यहाँ पे एक फोटो भी लगाई कि कभी बिजनेस साइकिल बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, तो इस तरीके से चलती रहती है। हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मतलब इसके लिए कुछ नेचुरल कॉजेज ही होते हैं, तो उसको हम कभी भी क्योर नहीं कर सकते। वो ऐसे ही होता है कि मतलब कभी घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कि मतलब आप बाहर से सर्विसेज को खरीदते जा रहे हो, आप अपनी इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में आप अपनी में सर्विसेज को नहीं बनाते। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देखो इंडिया से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। ये मैंने इंडिया की एक फ़ोटो भी लगाई है, ट्रेन में लोग चल रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ये मतलब है कि आपकी कंट्री में उतने प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है, जितने तो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। और जब आप बाहर से लोगे तो जैसे फ़ोन्स का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो क्या था कि इंडिया में फ़ोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब फ़ोन की डिमांड बढ़ने लगी बट इंडिया में तो नहीं बन रहे थे, तो हम चाइना से बाहर से खरीदने लगे। तो जब हम चाइना से खरीदने लग गए तो हमारा डिसइक्विलिब्रियम बढ़ने लग गया। सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ही खरीदते ना चाइना से, और तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं हमारी ज़्यादा। तो ये भी एक देखो लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको, बिल्कुल जो हमारे असल ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। फिर क्या आता है हमारे सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स में देखो ये बात होती है कि जो हमारा अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है, जैसे हमारी जैसी जो कंट्रीज हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हम सोचते हैं कि यार मेड इन जर्मनी है, मेड इन अमेरिका है तो अच्छा ही होगा। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि भैया मेड इन इंडिया है तो वो भी तो चीज़ अच्छी हो सकती है। तो हम लोग किस चीज़ को प्रीफर करते हैं, बाहर की चीज़ों को प्रीफर करते हैं। तो इसके लिए भी मतलब डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है कि आप जर्मनी की कार्स को, जर्मनी की टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, इंडिया की करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। फिर क्या है पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखो पॉलिटिकल फैक्टर्स ना हमेशा किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, मतलब आपकी कंट्री में इतनी ज़्यादा टेंशन है, तो आपके यहाँ पे कोई कंपनीज आएंगी नहीं कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। आप पाकिस्तान की हालत देखो, अफगानिस्तान की हालत देखो, सीरिया की हालत देखो, वहाँ पे कोई कंपनी चाहती है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए? नहीं जाती यार। वहाँ पे बाहर से ही ज़्यादा सामान खरीदा जाता है। तो जब बाहर से ही सामान खरीदा जाएगा और आपकी कंट्री में बनेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बाहर पेमेंट करते ही जाओगे, करते ही जा रहे हो, बट आप बाहर तो कुछ भी बेच नहीं पा रहे। और जब आप बाहर नहीं बेच पाओगे तो आपके पास में तो फॉरेन रिजर्व आएगा ही नहीं। तो और फॉरेन रिजर्व नहीं आएगा तो आपको तो डिसइक्विलिब्रियम ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ अ कंट्री में भी crucial or full of tension. These have either a favorable or unfavorable impact on the balance of payment of a country. Further, partition of or unification of a country also affects the balance of payments of a country. ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। चलो मैंने आपको समझा भी दिया पॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं और आपको एग्जांपल्स भी दिए कंट्रीज के। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बीओपी क्या होगा। इट लोअर्स इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी ऑफ अ कंट्री। सही बात है, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता जाएगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके यहाँ पे कोई कंपनी सोचेगी यार वहाँ तो कुछ भी बनता तो है नहीं, तो हम क्यों जाएँ वहाँ पे, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमिक जो वो थी विश्वसनीयता थी वो क्या होगी, खत्म होती जाएगी। इट हैम्पर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आपके यहाँ पे गुड्स ही नहीं बनेंगे, कुछ बाहर जाएगा ही नहीं, आप कुछ कंट्री को कुछ भी बेच नहीं पाओगे, तो आप क्या नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका कैसे कर पाओगे, फिर ग्रोथ ही रुक जाएगी। फिर इट रिड्यूसेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो खत्म हो जाएगा भाई, जब आपके पास में बाहर से पैसा ही नहीं आएगा तो क्या होगा भाई, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कंट्रीज एज फॉरेन। और देखो इससे आपका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा कैसे, क्योंकि आपके पास में फॉरेन
क्या होगा, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। किस तरीके से, चाइना वर्ल्ड में मतलब इतना ज़्यादा अपने ऊपर सब कंट्रीज़ को डिपेंड कर लिया कि जब कोरोना वायरस फैला तो कोई कंट्री उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से हिचकिचा रही है। इवन इंडिया जैसी कंट्री उससे कुछ नहीं बोल पाती ज़्यादा। जब गलवान में भी इतना ज़्यादा किया तब जाके कि इंडिया ने मतलब अपने तेवर को सख्त किया, वरना इससे पहले तो इंडिया वही छोटी मोटी से अपनी छुटपुट अप्रोच अपनाती थी। फिर उसके बाद में भी अभी भी देखो, आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है चाइना के खिलाफ वर्ल्ड में। ठीक है, सबको पता है कि भाई वुहान से क्या हुआ, वायरस निकला, बट कोई भी कंट्री कुछ कर ही नहीं पाती। तो यही है कि मतलब फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकता है उस वाली कंट्री के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल डिपेंडेंस बढ़ सकती है उस चीज़ पे। चलो, इट मेजर्स टू द, क्या है अब आगे, इट मेजर्स टू द कंट्रोल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब मेजर्स क्या हो सकते हैं, इंपोर्ट रिडक्शन कर दो, जो हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की, इंडिया में बनाओ, इंडियन कंपनीज को बढ़ावा दो, वो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, बाहर की कंट्रीज में बना बना के यहाँ से बेचने लग जाओ। ठीक है, टेपिंग इनविजिबल्स, मतलब हमको कुछ एक ऐसी अपनी वो देखनी पड़ेंगे कि जिन फील्ड्स में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो हमको इन वाले सेक्टर्स को क्या है, बूम करने की जरूरत है, बढ़ावा देने की जरूरत है। अब भाई इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप कुछ भी चीज़ की फैक्ट्री बना दो, आपको लेबर्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आप सोलर सिस्टम्स की फैक्ट्री बनाओ तो आपको उनके वो मिल जाएंगे और लेबर्स मिल जाएंगे, तो आप उनके लिए कर सकते हो। तो हमको ऐसी जो हमारी जो जितने भी मतलब फ्यूचर को देख के हमको अपने इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए इंडिया में। फिर इंक्रीजिंग इफिशिएंसी, कि आप इफिशिएंसी को इंक्रीज करो। ठीक है, फिर इंक्रीजमेंट ऑफ टूरिज्म ट्रैफिक। देखो मैंने आपको बताया, जब भी बाहर से कोई भी आएगा तो वो अपनी कंट्री का पैसा लेके आएगा, जब पैसा लेके आएगा वो इंडिया में ही आके क्या करेगा, उसको एक्सचेंज करेगा। जब एक्सचेंज करेगा तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। ठीक है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, जैसे अभी इंडिया ने पिछले 1-2 साल में यूएई के साथ में एक्सचेंज रिजर्व एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया कि जो जितना भी हम आपसे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं हम उसको डॉलर में ना पेमेंट करके रुपीस में पेमेंट करेंगे। तो यूएई भी मान गया, यूएई ने बोला ठीक है भैया आप करो, क्योंकि यूएई से क्या होता है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आता है। तो वो किस में आता है वो आता है हमारा किस में, फॉरेन यूएई की जो करेंसी है उसमें आता है। लेकिन हमारे यहाँ से जो जाता है, जब हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो वो रुपीस में जाता है। तो जब दोनों के यहाँ से आता जाता है तो इससे क्या पता लगता है कि जब इससे यूएई को भी नुकसान होता है और हमारे को भी नुकसान होता है। ठीक है, तो दोनों ने कहा भैया चलो एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, हम यूएस डॉलर में ना पेमेंट करके अपनी अपनी करेंसीज में ही पेमेंट करेंगे। तो यूएई को भी इससे फ़ायदा है कि मतलब उसकी करेंसी के लिए उसको इंडियन करेंसी मिल जाएगी, तो उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं, इतना ज़्यादा मतलब इंडिया पे डिपेंडेंसी नहीं होनी पड़ेगी बार बार फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज करने के लिए। फिर एक्सचेंज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, कि मतलब एक्सचेंज इनफ्लो बढ़ाइए, कि मतलब आप बायलैटरल एग्रीमेंट्स को साइन कीजिए, कि जैसा भी इंडिया ने रशिया और श्रीलंका के साथ में किया था कि मतलब हम आपका जो करेंसी है वो अपने कंट्री में लोग मतलब आप हमारे आरबीआई को दीजिए, हमारा आरबीआई आपकी जो करेंसी है आपको उसको दे देगा। ठीक है, तो ये सब हमारे मेजर्स हो सकते हैं। चलो देखो, आज की हमारी लास्ट क्लास थी इकोनॉमिक्स की और हमने अपने एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया। भाई थोड़ा टाइम लग गया मुझे पता है, बट मैंने एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। कभी भी आपका पेपर का कुछ भी टॉपिक आ जाएगा ना तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं, और शेयर कीजिए। बताइए कि किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस एक फ्री पूरा का पूरा बैच लॉन्च किए हैं और आप उसे एक भी पैसा बिना चार्ज किए आपको एक फ्री बैच दे रहे हैं। ओके, अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे मंडे से, वो क्या होगा हमारा, वो मार्केटिंग का होगा। मार्केटिंग भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है और टाइम बहुत ज़्यादा है यार। ठीक है, आप आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी मत मचाओ, पेपर सितंबर अक्टूबर में कभी जाके होगा। ठीक है, बाकी आप साइड बाय साइड अपने वाले भी टॉपिक्स पढ़ते रहो और इन वाले टॉपिक्स को भी चलाते जाओ अपने। चलो ओके, अब अपने इकोनॉमिक्स अपने ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।